MDH बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH। राजनीति की चाल से न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं। MDH बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी खुद ने टेकेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज संसद की बात करें तो इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन विपक्ष ने अपने हंगामे के चलते लोकसभा को चलने नहीं दिया। अब विपक्ष की एक अपनी सोच है। विपक्ष का यह मानना था कि नीट पर चर्चा की जानी चाहिए, स्थगन प्रस्ताव दिया गया, लेकिन सरकार का ये कहना था कि अगर हम संसदीय परंपराओं की बात करते हैं तो उन्हें मानना भी चाहिए। और संसदीय परंपराएं ये कहती हैं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को स्थगित करके उसकी जगह किसी और मुद्दे पर चर्चा की जाए। तो फिर विपक्ष इन परंपराओं का पालन क्यों नहीं कर रहा? क्यों विमुख हो रहा है संसदीय गरिमा से हमारा विपक्ष? करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा भी, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा में नहीं हो पाया सुचारू कामकाज। कार्यवाही को सोमवार तक के लिए किया गया स्थगित। उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा की हुई शुरुआत। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के वेल में आने पर की कड़ी टिप्पणी। बताया संसद के इतिहास का कलंकित दिन। राज्यसभा सभापति ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विपक्ष के नेता के व्यवहार पर दुख किया व्यक्त। पहली बारिश में ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हुई जलमग्न। जगह जगह जल जमाव से ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी सुस्त। लोगों को करना पड़ा मुसीबतों का सामना। निशाने पर आई दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार। भारी बारिश के कारण जल भराव की समस्या को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत का हिस्सा गिरा। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया घटनास्थल का दौरा। मृतक के परिजनों को 20 लाख जबकि घायलों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा। अर्थव्यवस्था के स्तर पर देश में हो रहे हैं लगातार सकारात्मक बदलाव। इस साल मई में 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 6.3% बढ़ा। बिजली, कोयला, इस्पात, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में दर्ज की गई सकारात्मक वृद्धि। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी FATF ने पूर्ण अधिवेशन में भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को किया स्वीकार। धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के भारत के प्रयासों को सराहा। कहा, प्रदर्शन से भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को हुआ काफी फायदा। भारत ने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी रिपोर्ट में की गई आलोचना को सिरे से किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के खिलाफ पूर्वाग्रहपूर्ण बयान को आगे बढ़ाने के लिए चुनिंदा घटनाओं को किया गया शामिल। और श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई झंडी। तैयारियों का भी लिया जायजा। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम।
आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संसद में आज हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव देकर नीट के मुद्दे पर चर्चा पर जोर दिया और इजाजत ना मिलने पर आज का दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन संसदीय परंपरा के विपरीत नेता विपक्ष वेल में आ गए, जिसे लेकर सभापति ने आपत्ति जताई। नीट के मसले पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। कांग्रेस संसद के दोनों सदनों में बाकायदा कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बजाय नीट के मुद्दे पर चर्चा सुनिश्चित करना चाहती थी, लेकिन नियमों का हवाला देकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नीट पर चर्चा की इजाजत नहीं दी। नतीजा, कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है, उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये भरोसा जताया कि नीट के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं। राज्यसभा में हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तो शुरू हो गई, लेकिन सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेल में आने पर आपत्ति जताई, तो नेता सदन जेपी नड्डा ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताई। राज्यसभा में आज सभापति महोदय बहुत दुखी हुए। खासकर उन्होंने जिक्र किया कि पहली बार ऐसा हुआ सदन में जब नेता प्रतिपक्ष वेल में आ गए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम पर अटेंशन नहीं दे रहे थे सभापति महोदय, इसलिए मजबूरन हमें वेल में आना पड़ा। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ताक पर रखकर ये हाउस को होस्टेज बनाने का प्रयास हो रहा है। हाउस को एक तरीके से कार्य करने में जो रुकावट पैदा की जा रही है। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की और सरकार का पक्ष रखा। राष्ट्रपति महोदय ने स्मरण दिलाया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने इन 5 वर्षों में। महोदय, हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़ के बने? उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी। संसद के दोनों सदनों में अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा सोमवार को होगी। चर्चा के लिए कुल 3 दिनों का समय निश्चित किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा के दौरान विपक्ष की आक्रामकता सत्ता पक्ष पर साफ साफ देखने को मिलती है, बशर्ते कि सदन की कार्यवाही ठीक ठाक तरीके से चले। विपक्ष सवाल पूछे और सत्ता पक्ष उसका जवाब दे तो लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाई पड़ती है, लेकिन विपक्ष चर्चा से अगर भाग रहा हो और सत्ता पक्ष के सामने जवाब न देने की मजबूरी हो, तो ऐसे में सदन की खूबसूरती कैसे दिखेगी। कैमरामैन नवीन और अपने सहयोगी ऋषि कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज,
डीडी न्यूज के लिए। अगर हम संसद की कार्यवाही की बात करते हैं तो पूरे वर्ष की कार्यवाही या कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण अवसर होता है जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ऐसे में इस अभिभाषण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखेंगे जिसमें इतिहास के पन्ने भी खंगालेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहेंगे, क्योंकि जब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करते हैं तो ये वर्ष का ऐसा एकमात्र अवसर होता है जब पूरी संसद एक साथ एक ही मंच पर एकत्रित होती है, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सब एक ही साथ एकत्रित होते हैं। लेकिन ये जो अधिकार है राष्ट्रपति का कि एक सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करें, ये संविधान के द्वारा ही दिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार देता है कि वे एक सदन को यानी लोकसभा या राज्यसभा या दोनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करें। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके जुड़े और कुछ तथ्य आपके सामने रखते हुए, जैसा हमने कहा, अनुच्छेद 87 है जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है समझना कि राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार विशेष तौर पर 2 अवसरों के लिए होता है। पहला, जब आम चुनाव के बाद लोकसभा का पहला सत्र होता है, उद्घाटन सत्र होता है, जैसा इस बार 18वीं लोकसभा, आम चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, इसका पहला ही सत्र है जब राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। दूसरा, जब प्रत्येक वर्ष संसद की जब बैठक होती है, पहली बैठक होती है, तो उसके पहले सत्र को इसी अभिभाषण के साथ, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इसका आगाज किया जाता है। 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब एक अलग प्रक्रिया थी। तब संविधान के अनुसार संसद के प्रत्येक सत्र में राष्ट्रपति का संबोधन होता था, लेकिन उसके बाद 1951 आया और 1951 में इसमें पहला संशोधन संविधान में किया गया और राष्ट्रपति का अभिभाषण फिर वर्ष में एक बार किया गया। हालांकि इस बार हम देख रहे हैं कि इस बार हालात अलग हैं। इस बार लोकसभा के 18वीं लोकसभा के गठन के बाद चूंकि पहला सत्र है, इस वजह से राष्ट्रपति का ये संयुक्त सत्र को संबोधन इस बार भी हमने देखा। लेकिन वहीं पर अगर हम अभिभाषण की बात करते हैं तो धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, और इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने का विपक्ष के सांसदों के पास एक सुनहरा मौका होता है। यानी ये प्रस्ताव पर चर्चा इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान स्थगन प्रस्ताव लाने की परंपरा कभी नहीं रही है। ये परंपरा शुरू से हम देखते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को स्थगित करके किसी और मुद्दे को सामने लाया जाए। कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। 1978 वो वर्ष है जब 20 फरवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, लेकिन 21 फरवरी को चर्चा की शुरुआत होनी थी जो हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? अगर आप देखें तो पाते हैं कि कुछ सदस्यों के कुछ मुद्दों को लेकर आपत्ति थी। सभापति ने अपने चैम्बर में उनको बुलाया और फिर सारा मसला सुलझाया गया, जिसके बाद 22 फरवरी को इस पर चर्चा हुई, यानी निर्णय लिया गया। स्थगित नहीं हुआ तब भी राष्ट्रपति के संबोधन के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, हालांकि वो 2 दिन बाद हुई। लेकिन इसी तरीके से एक उदाहरण आपके सामने वर्ष 2000 जब 23 फरवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया गया, जिसके बाद इस पर चर्चा होनी थी। लेकिन इस चर्चा की बात करें तो पाते हैं कि कई स्थगन किए गए, विपक्ष ने हंगामा किया, कई स्थगन किए गए, जिसके बाद बार बार स्थगित होता रहा। लोकसभा राज्यसभा कार्यकाल नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद यहां तक हालात पहुंच गए कि जो बजट सत्र का पहला हिस्सा था उसमें चर्चा हो ही नहीं सकी। लेकिन उसके बाद दूसरा सत्र जो होता है बजट सत्र का, उसके दूसरे भाग में 18 अप्रैल को चर्चा हुई। ऐसा नहीं हुआ कि चर्चा स्थगित की गई, बल्कि चर्चा बाद में ही सही, लेकिन चर्चा ही हुई, किसी और कार्य को बीच में नहीं लाया गया। राज्यसभा में वैसे हम देखें तो क्योंकि जैसा हमने आपको पहले कहा कि जो विपक्षी सांसद होते हैं उनके पास मौका होता है, अवसर होता है कि वो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर सवाल उठाएं। ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि जो संशोधन होते हैं धन्यवाद प्रस्ताव में वो पेश किए जाते हैं। राज्यसभा में 5 बार धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन पारित हुए हैं, यानी जो विपक्षी सांसदों ने मुद्दे उठाए, बिंदु उठाए, उन्हें स्वीकार किया गया। 1980, 89, 2001, 15 और 16, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 1980 और 89 वो साल थे जब कांग्रेस सत्ता में थी, और 2001, 15 और 16 जब एनडीए सरकार सत्ता में थी। तो राज्यसभा में ऐसा हुआ है जब विपक्षी सांसदों ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की,
संशोधन पेश किया और उनका संशोधन स्वीकार भी हुआ। हालांकि लोकसभा में हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष के पास आंकड़ों का बहुमत होता है, इसलिए संशोधन पेश किए जाते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। ये एक मुद्दा है, लेकिन दीगर बात यह है कि इस वजह से ही धन्यवाद प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण, इस पर चर्चा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये सरकार का दृष्टिकोण सामने रखता है। जो अभिभाषण राष्ट्रपति देती है, जो संबोधन पेश किया गया, वो सरकार का दृष्टिकोण और वो सरकार के द्वारा ही लिखा जाता है। ये एक संसदीय परंपरा ही रही है, सरकार ही लिखती है और सरकार के लिखे हुए इस भाषण को ही राष्ट्रपति संसद में पेश करती हैं। अभिभाषण के माध्यम से बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार की कुछ महत्वपूर्ण नीतियां होती है, सोच होती है, मंशा होती है, जिसे इस अभिभाषण के माध्यम से ही सदन के पटल पर रखा जाता है और इसीलिए यह अभिभाषण बेहद महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण देते हैं आपको कि 1985 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने ही राजीव गांधी सरकार की ही एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की सोच उसे अपने अभिभाषण में ही पेश किया। तो राजीव गांधी सरकार ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण को ही एक माध्यम बनाया और अपने ये सोच, अपने इस विचार को संसद के सामने रखा। और उदाहरण आपके सामने रखे तो 1985 से हटकर आगे बढ़ते हुए बीच में कई और उदाहरण भी है, लेकिन 2004 की बात करें, सुनामी के बाद मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस वक्त उन्होंने आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कानून बने इस विचार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से ही संसद के सामने रखा था। आगे बढ़े, प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे उस वक्त की बात करें तो 2015 की बात है, जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपना जो अभिभाषण संसद में संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दिया, उसमें वित्त क्षेत्र में मोदी सरकार की जो सुधारों की एक सोच थी, जो नीति थी, उसको सामने रखा, उसको साझा किया। और इसीलिए बार बार हम इस बात को, ये तमाम बातें मैं आपके सामने रखी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार की सोच जो सामने रखी जाती है, भविष्य का रोड मैप जो सरकार साझा करना चाहती है राष्ट्रपति के अभिभाषण से, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। और विपक्षी सांसदों को इसमें एक अवसर तलाशना चाहिए सरकार को घेरने का, ना कि कार्यवाही को बाधित करना चाहिए। करेंगे इस मसले पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। और ब्रेक के बाद आइए रुक कर लेते हैं हमारी आज की चर्चा का, क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि संसद की कुछ परंपराएं हैं, संसद की गरिमा है, जिनको निर्वहन करना सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है विपक्ष संसदीय परंपराओं से विमुख क्यों। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णमूर्ति श्रीनिवासन जी, जो पूर्व निदेशक हैं लोकसभा सचिवालय के। श्रीनिवासन जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं
प्रफुल्ल केतकर जी जो ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले श्रीनिवासन जी, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, जैसे हम लगातार आंकड़ों के लिहाज से घटनाओं के उदाहरण देते हुए भी ये बात को सामने रख रहे थे कि जो संसदीय परंपराएं हैं उसके तहत कभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित नहीं की जाती है। और आज हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा में विपक्ष लगातार इस बात की जिद पर अड़ा रहा कि पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि वो मुद्दा तो राष्ट्रपति के संबोधन का हिस्सा था ही, चर्चा में वो बात आ ही सकती थी। आपका अनुभव क्या कहता है? इस तरह के मुद्दे क्या कभी आपके सामने भी आए? परंपराएं क्या कहती हैं? मैं पिछले 40 साल से पार्लियामेंट में ये जो कार्रवाई का इंचार्ज रहा। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट्स एड्रेस है उसमें जनरली डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। हालांकि डिस्टर्बेंसेस काफी हुई हैं, बट जो भी डिस्कशन होना है सबसे पहले प्रेसिडेंट्स एड्रेस, उसके बाद जब ये स्थगित होने के बाद मोशन ऑफ थैंक्स, ये सारा फिनिश होने के बाद कुछ भी आगे कोई भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, हमारे ऑनरेबल स्पीकर के कमरे में इनको बुलाया जाता है, लीडर्स को बुलाया जाता है, उसमें डिस्कस करते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में कुछ डिसीजन लिया जाता है। अगर वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उसके बाद जाती है और अगर वाकई में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसमें लिया जाता है। जनरली ये जो डिस्टर्बेंसेस है ये होनी नहीं चाहिए। मुझे एक डर भी है 2026 के बाद जब ये पार्लियामेंट लोकसभा का जो टोटल मेंबरशिप 800 के ऊपर होने वाला है उस टाइम क्या होने वाला है, ये थोड़ा मुझे भी डर है। हालांकि कभी भी जो पार्लियामेंट में हाउस के अंदर ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं होनी चाहिए। मैं पहले बहुत डिस्टर्बेंसेस देखा है, मॉर्निंग में डिस्टर्बेंसेस होता है और इवनिंग में कुछ कोरम नहीं होता था, वो उससे कभी कभी संसद को स्थगित करना पड़ा और कभी कभी रात 12 बजे तक ये डिस्कशन चलता था। मॉर्निंग में डिस्टर्बेंसेस, रात को 12 बजे तक डिस्टर्बेंसेस के बावजूद भी ये पूरी डिबेट चलती थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डिस्टर्बेंसेस हो तो संसद की कार्यवाही नहीं चलती। जनरली क्या है, रूलिंग पार्टी, पहले भी मैंने देखा है हाउस में शोर शराबा हो रहा है उसमें भी बिल्स पास कर दिया जाता था, बट ये ठीक नहीं है संसदीय परंपरा के लिए। कुछ भी बिल हो, कुछ भी डिस्कशन हो, तरीके से आपको डिस्कस करना जरूरी है। रूलिंग और अपोजिशन दोनों में आपस में एक लचक होनी चाहिए, दोनों आपस में फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बातचीत की जानी चाहिए उसके बाद, ताकि कार्यवाही बाधित ना हो। लेकिन ऐसे में प्रफुल्ल केतकर जी, आपको भी लंबा अनुभव है इस बात का, आप भी बहुत करीब से देखते रहे हैं संसदीय कार्यवाही को। जैसा श्रीनिवासन जी ने बोला कि विवाद तो होते ही है, असहमति तो होती ही है, बातचीत के माध्यम से उसे दूर किया जाना चाहिए। और यह बात मानी जाती है कि यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष के साथ बातचीत करे ताकि कार्यवाही सुचारू रूप से चले। आज जो सदन में हुआ, लोकसभा में हुआ, क्या उसमें दोनों की जिम्मेदारी मानी जानी चाहिए? क्योंकि विपक्ष तो अड़ा हुआ दिखा ही कि पहले बात हो स्थगन प्रस्ताव माने आप, नहीं तो हम काम नहीं होने देंगे। देखिए ममता जी, मैं तो पहले मुझे ये अपेक्षा थी कि शायद राष्ट्रपति के अभिभाषण जब चल रहा था तभी उसी समय कुछ शायद हंगामा ना हो, क्योंकि विपक्ष जिस मानसिकता में है, अभी से नहीं, चुनाव जब से चल रहा था तभी से जिस मानसिकता में है, और खास करके राहुल गांधी अभी विपक्ष के नेता के रूप में चुने जाने के बाद जिस तरह का उनका पॉलिटिकल पोस्चरिंग है वो एग्रेसिव रहेगा। मुझे लगता है कि ये सही में नीट पर कार्रवाई, नीट पर जो चर्चा है उसकी मांग से भी ज्यादा एक पॉलिटिकल स्कोर करना, और उसके लिए राज्यसभा में भी हमने देखा जिस तरीके से पहली बार किस तरीके का हंगामा हुआ कि विपक्ष के नेता भी वेल में आ गए और सभापति जी ने जिसके बारे में बहुत आपत्ति जाहिर की। लेकिन मूल मुद्दा जो है वो ये है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो 10 साल की उपलब्धियां क्यों ना हो, चाहे चुनाव की प्रक्रिया को लेकर राष्ट्रपति जी ने कल अभिभाषण में जो कहा है उसके संबंध में हो, या फेडरलिज्म के संबंध में जो विषय रखा है उस संबंध में हो, आने वाले समय में सरकार की जो प्रायोरिटीज है, चाहे वो ईवी व्हीकल्स के बारे में या ऑल ओवर ग्रीन पॉलिसीज के बारे में हो, पर्यावरण से जुड़े हुए, या इवन नीट जैसे विषयों के बारे में हो, तो
आपको इन सारे विषयों पर चर्चा करने से किसी ने रोका नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा होती है तो उसका फलक जो है वो केवल एक विषय पर मर्यादित नहीं हो सकता, उसको बड़े इसमें रखा जाना चाहिए जी। और वही शायद आज स्पीकर और राज्यसभा में भी राज्यसभा के अध्यक्ष करने की कोशिश कर रहे थे जी। दुर्भाग्य से वो हुआ नहीं है। इसके कारण होगा क्या कि शायद पॉलिटिकल स्कोर तो एक दूसरे पर किए जाएंगे, लेकिन जो अपेक्षित कार्रवाई है, क्योंकि अभी तो नई संसद बनने के बाद 18वीं संसद की कार्रवाई जो शुरू हुई है जी। ऐसे में जो महत्वपूर्ण विषय चर्चा में आकर जिस पर बिल बनने हैं, जिस पर विषयों पर चर्चा होनी है, वो दुर्भाग्य से नहीं हो पाएगी। और देश ये उम्मीद करता है कि ऐसा ना हो, बल्कि सकारात्मक चर्चा हो। शेखर जी, ऐसे में आज हमने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री ने लगातार इस बात को सामने रखा कि जो मुद्दे चाहते हैं उस पर चर्चा होगी, लेकिन अभिभाषण में भी तमाम मुद्दे ऐसे आए हैं राष्ट्रपति के जिन पर आप अपनी बात रख सकते हैं। विपक्ष माना नहीं। क्या सेल्फ गोल करता दिख रहा है विपक्ष, क्योंकि उनके पास तो मौका है सरकार को घेरने का? बिल्कुल ममता जी, जैसे आपने शुरू में कहा था, क्योंकि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में ही इस मुद्दे को जिक्र किया गया है, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, तो ये डिबेट में ही जो मोशन ऑफ थैंक्स की डिबेट एक औपचारिक व्यवस्था है, उसी में ये सारे बातें रख सकते थे, इस पे कोई रोक नहीं है। लेकिन जैसे अभी प्रफुल्ल जी भी बता रहे थे, क्या पॉलिटिकल स्कोरिंग के ज़्यादा की सोच था, इसीलिए या उनको लग रहा था भाई देर होते होते सरकार की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो कई लोगों को अभी सीबीआई लेने के बाद आप देख रहे हैं कि झारखंड, बिहार, गुजरात, कई स्कूल प्रिंसिपल को, कई वाइस प्रिंसिपल को, कई टीचर्स को भी गिरफ्तार हुए। जांच चल रही है, तेजी से चल रही है। साथ में एक कमेटी भी बिठाया गया है, जो कमेटी ने आज सुझाव बाकी लोगों से, मतलब जनरल जनता से भी मांगी है, बच्चों की पेरेंट्स से भी सुझाव मांगे हैं कि कैसे ये सिस्टम को और बेहतर किया जाए। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन लगा भाई समय आगे निकलते निकलते क्या ये मुद्दा जब सॉल्यूशन की ओर जा रहा है तो फिर हमारे पास मुद्दा नहीं रहेगा, क्या ये सोच था? लेकिन मुझे लगता है कि जब नए पार्लियामेंट गठित हुई है, ये पहले सेशन है और पहला ये डिबेट है, ये अच्छी डिबेट कर सकते थे। अभी भी मुझे लगता है कि मौका है, भाई डिबेट पे पार्टिसिपेट कर लीजिए और सारी बातें रखिए, लेकिन ये कंडीशन डालना कि पहले इस पर एडजॉर्नमेंट कीजिए फिर जाके करेंगे, जब परंपरा रही है कि मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंस लेता है और उसके बाद ही बाकी चीजें आती है, ये बड़ी क्लियर है। मुझे नहीं लगता है ये क्या पॉइंट को लेकर ऑपोजिशन हटी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा। श्रीनिवासन जी, अमूमन आपने तो देखा ही होगा इतने 40 साल के आपके अनुभव के आधार पर कि बहुत बार ऐसा होता है कि मजबूत विपक्ष रहा है देश में। इस बार हमने देखा कि किस तरीके से पिछले दो बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं था, लेकिन इस बार राहुल गांधी को बनाया गया है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ऐसे में क्या आपको भी आपके अनुभव के आधार पर यह महसूस होता है कि अब चूंकि विपक्ष को अच्छा आंकड़ा अपने पक्ष में मिल गया है, तो कहीं ना कहीं मौके का फायदा उठाते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का प्रयास करता दिख रहा है विपक्ष? आपकी बात लगता है ये हो सकता है, बट मेरे 40 साल के जो एक्सपीरियंस में ये बताता हूँ, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मैंने काफी मिनिस्टर्स को देखा है, जैसे HKL भगत, बूटा सिंह, शीला दीक्षित, देन प्रमोद महाजन, ऐसे बड़े बड़े पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैंने देखे हैं। जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम जब भी होती है, जब भी शोर शराबा होता है, ये खुद विपक्ष के बेंच पे जाकर बैठकर डिस्कस करके वो ठंडा करने की कोशिश करते हैं। वो एफर्ट्स मुझे आजकल नजर नहीं आ रहा। पहले जितनी भी शोर शराबा होता है, ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर विपक्ष के वहां जाकर बैठ के नेता लोगों से बातचीत करके ये ठंडा करने की कोशिश करते हैं। आज भी ऑनरेबल स्पीकर जो है, इनको जितने भी जो लीडर्स हैं, इनको अपने कमरे में बुला के भी कोशिश करते हैं कि ठंडा हो जाए और ताकि कार्रवाई सुचारू रूप से चले। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब देखते हैं क्या, अभी आगे भी देखेंगे क्या होने वाला है। लेकिन श्रीनिवासन जी, हमने बहुत बार ये भी देखा है और सुना है कि जब बैठक होती है, ऑल पार्टी मीटिंग भी करती है सरकार अमूमन हर सत्र से पहले, संसद सत्र से पहले, लेकिन उस बैठक में जिन मुद्दों पर रजामंदी बनती है, मिलकर काम करने पर सहमति बनती है, लेकिन जैसे ही फ्लोर पर पहुंचते हैं, सदन के पटल पर पहुंचते हैं, विपक्ष का रुख अलग हो जाता है। ये बदलते रंग भी आपने खूब देखे होंगे। बिल्कुल सही कहा, ये मैंने खुद ने देखा है। इसकी कोई दवाई नहीं है,
अब बताइए, अगर मीटिंग में डिस्कस करने के बाद हाउस में आके शोर शराबा करने से तो इसका कोई दवाई नहीं है, इसका कोई आप सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि कैरिस्मेटिक कोई लीडर हो, इनको समझाने की कोशिश करे। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल है, और इनको बैठ के अपने चाय में बुला के बातचीत करा के ठंडा कर सकते हैं। ये एफर्ट्स होनी चाहिए, ये नहीं कि यानी एक प्रयास ही करना पड़ेगा श्रीनिवासन जी, और ये सत्ता पक्ष की ओर से किया जाना है। प्रफुल्ल केतकर जी, आपको लगता है कि सरकार इस दिशा में अब गंभीर प्रयास करेगी? जैसा श्रीनिवासन जी ने कहा कि काम करे संसद, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जी, मुझे लगता है कि स्पीकर ने जब बुलाया सारे दलों के नेताओं को, उसमें भी ये प्रयास हुआ होगा। एजेंडा कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें भी विपक्ष का प्रतिनिधित्व होता है, उसमें भी ये हुआ होगा। और आगे भी मुझे लगता है सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि शायद सरकार चलाने के लिए तो बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन देश चलाने के लिए तो सहमति बनानी पड़ती है, और उसमें दोनों। लेकिन ये एक, ममता जी, मुझे लगता है ना कि मिथ गढ़ा गया है कि मजबूत विपक्ष नंबर के आधार पर तय होता है। हमने देखा है राजीव गांधी जी के पास ब्रूटल मेजॉरिटी, 413 की मेजॉरिटी, लेकिन उस समय भी विपक्ष संख्यात्मक दृष्टि से कमजोर रहते हुए भी एक इतना मजबूत था कि चाहे वो बोफोर्स वाला मामला हो, चाहे वो पोस्टल बिल वाला मामला हो, उस पर उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया था। तो मैं ये नहीं मानता कि संख्या के आधार पर होता है, और संख्या के आधार पर होता है तो बंगाल के मामले में ये चर्चा होती कि भाई प्रफुल्ल जी, बिल्कुल आपने मुद्दा तो सही पकड़ा है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि चाहे कम संख्या हो या अधिक संख्या हो, मजबूत विपक्ष या आक्रामक विपक्ष। शेखर जी, बहुत संक्षेप में, ये एक ऐसे दुविधा वाला सवाल है जिसका जवाब कहां से मिल पाएगा, क्योंकि देश देख रहा है कि एक रचनात्मक सकारात्मक चर्चा संसद में होनी चाहिए, खास तौर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर। बिल्कुल, देखिए, सारे पार्लियामेंट है बहस के लिए, पार्लियामेंट थोड़ी है डिसरप्शन के लिए। और डिसरप्शन पॉलिटिक्स पिछले 5 साल तो हम देख चुके हैं, उसका क्या परिणाम मिला भाई? देखिए, आपका अगर 52 से जाके 99 हो गया, इसका मतलब नहीं है कि उस पॉलिटिक्स ने आपको कोई बड़ा फायदा दिया है। आप विपक्ष के भूमिका करते करते अगर आपकी वो लाइन ठीक थी तो अब तक तो परिणाम अलग आना चाहिए था। बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष अच्छी डिबेट से भाग रहा है। क्या डिबेट करने के लिए पॉइंट्स कमी है, या दूसरी चीज भी हमने देखा, डिबेट अगर शुरू भी होती है, अपने बात रखते हैं, फिर डिसरप्शन शुरू हो जाता है, यानी दूसरी पक्ष सुनना नहीं चाहते। देखिए, दोनों पक्ष सुनना चाहिए, लोग तय कर लेंगे भाई प्रॉब्लम क्या है, उसकी हालत क्या है, सरकार क्या कर रही है, ना कर रही है। इतनी कॉन्फिडेंस विपक्ष को क्यों नहीं है अपने बातों रखकर लोगों को? बिल्कुल शेखर जी, तो आपने सही बिंदु उठाया कि चर्चा से भागता नजर आ रहा है विपक्ष। क्या तैयार नहीं है विपक्ष? क्या 2 दिन की तैयारी के बाद वापस रुख स्पष्ट कर लेगा अपना विपक्ष? तमाम सवाल हमारे सामने हैं जिन पे देखना होगा, लेकिन उम्मीद की जाती है कि विपक्ष अपना आक्रामक रुख नहीं, सकारात्मक रुख लेकर संसद में पहुंचे। फिलहाल मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और न्यूज़ नाइट में यहाँ वक्त चला एक ब्रेक का, अब बने रहे हमारे साथ, हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं,
हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और बात नीट पेपर लीक मामले की, जिसको लेकर जांच लगातार आगे बढ़ रही है। और इस मामले में राजस्थान के झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्र संदेह के दायरे में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली और मुंबई पुलिस की जांच टीम इस सिलसिले में झालावाड़ गई और छात्रों से जुड़ी जानकारी मांगी। मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के डीन डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन ने प्रेस को बताया कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों को दिल्ली भी बुलाया गया था और कुछ को यहीं पर कॉलेज में ही उनसे पूछताछ की गई। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों द्वारा डमी कैंडिडेट्स के तौर पर नीट परीक्षा देने का आरोप है और जांच अभी जारी है। दिल्ली पुलिस 8 मई को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में आई और 8 बच्चों के बारे में जानकारी उन्होंने चाही, जो संबंधित जानकारी इस कार्यालय द्वारा 13 जून को मुंबई पुलिस का मेल पे एक पत्र आया और उसके बाद मुंबई पुलिस झालावाड़ आ गई थी और 2 छात्रों के बारे में जानकारी ली, पूछताछ के लिए बुलाया और उन्हें अपने साथ ले गए। तो अभी फिलहाल वो कस्टडी में? अभी वो मुंबई पुलिस के पास हैं और वहाँ से अभी कोई इस बारे में आगे जानकारी नहीं। सीबीआई भी इन्वॉल्वमेंट हुई है? सीबीआई भी। और उधर नीट पेपर लीक मामले में गुजरात से पकड़े गए 5 आरोपियों में से 4 को गोधरा कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से चारों आरोपियों की हिरासत की मांग की। सीबीआई ने गोधरा कोर्ट में कहा कि जांच 7 राज्यों में फैली हुई है, जिसके कारण आरोपियों से पूछताछ करना जरूरी है। सीबीआई ने अपनी दलील में कहा कि देश भर में एक बड़ा रैकेट चल रहा है और इसे रोकना जरूरी है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गोधरा कोर्ट ने फैसला कल पर मुलतवी कर दिया। जो नीट के मामले में जो 4 आरोपी की पुलिस कस्टडी की जो रिक्वायर्ड थी, वो सीबीआई ने कल कोर्ट के अंदर पेश की थी। तो कोर्ट ने आज सभी आरोपियों को कोर्ट में बुलाया था और दोनों पक्षों की दलील कोर्ट के अंदर हुई है और हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज श्री सीके चौहान साहब ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना ऑर्डर कल तक मुलतवी किया है। तो कल ये नामदार कोर्ट क्या डिसीजन लेती है वो पता। We have already cooperated the investigation, Gujarat police, and report has been submitted, and I have also withdrawn my bail application because my accused is not involved in this crime. यहाँ गुजरात पुलिस ने भी कहा है कि नो पेपर लिंक का तो ये मामला है नहीं और ये जो प्रकरण चल रहा है वो दूसरे राज्यों से अलग है, दूसरे राज्यों से बहुत अलग है। लास्ट में क्या हुआ? अंतिम लास्ट में कल वो उसका फैसला है वेदर द रिमांड इज ग्रांटेड और नॉट। पश्चिम बंगाल में भाजपा की 4 सदस्यीय समिति ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्य प्रायोजित हिंसा का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाओं का मूल्यांकन करने के लिए समिति का गठन किया गया था, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता बिप्लब कुमार देव, रविशंकर प्रसाद, बृजलाल और कविता पाटीदार शामिल थे। समिति ने आज अपनी रिपोर्ट पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा को सौंप दी। रिपोर्ट के निष्कर्षों का खुलासा करते हुए भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देव ने आरोप लगाया कि पिछड़े वर्ग की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में उसे छोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला के साथ इतनी ज्यादती होने के बाद भी घटना की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश राहत के साथ
आफत भी लेकर आई। तमाम जगह जल भराव की खबरें आती रहीं और लोग अपने ऑफिस तक पहुंचने में भी देरी उनको होती रही। लेकिन समस्या इतनी विकराल थी वो भी तब जब दिल्ली के मेयर लगातार इस बात को सामने रखती रही कि दिल्ली इस बार बारिश का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन हालात बिल्कुल अलग कहानी बयां करते नजर आए। मिंटो रोड, सफदरजंग, भीकाजी कामा प्लेस, शांति पथ, एम्स, मधु विहार, मेहरौली, बदरपुर रोड, कनॉट प्लेस, तीन मूर्ति मार्ग और मूलचंद सहित दिल्ली के कई इलाकों में कमर से ऊपर भरा पानी। वहीं दिल्ली के आसपास के गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद भी जलमग्न नजर आए। हालात ये है कि बारिश रुकने के 6 घंटे बाद भी राजघाट के आगे रोड पर जल भराव की स्थिति बरकरार नजर आई। हर साल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद बाढ़ नजर आती है, जो ट्रैफिक जाम और लोगों की परेशानी का सबब बनती है। इस बार तो दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने दावा किया कि दिल्ली के सारे नालों की सफाई हो गई है। मॉनसून को लेकर सारी तैयारी हो गई है। उनके इस दावे को 24 घंटे भी नहीं बीते और पूरी दिल्ली डूब गई। नगर निगम का हर बार एक्शन प्लान होता है। अभी 15-20 दिन पहले ही हमने एक सचिवालय में भी मीटिंग की थी, जिसमें हमारी जल मंत्री आतिशी जी भी थी, हमारे सौरभ भारद्वाज जी मंत्री जी भी उपस्थित थे। तमाम सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, इरिगेशन एंड फ्लड के थे, एमसीडी के थे, पीडब्ल्यूडी के थे, एनडीएमसी के थे। उस पर हमने पूरा मॉनसून एक्शन प्लान पर चर्चा की थी। अभी पिछले हफ्ते ही जब हमारे अब एक आयुक्त महोदय नए आए हैं, अश्विनी कुमार जी, उनके साथ भी सभी डीसीज को बुला के मीटिंग ली गई और 90 से 95% जो है हमारी तैयारी हो चुकी है। हमारे सभी नाले साफ हो चुके हैं और जितने भी हमारे जालियां हैं सड़कों पे जहां भी पानी का जो जलभराव की समस्या थी उससे निजात करने के लिए जो नगर निगम है पूरी तरह से तैयार है। देखिए, पिछली बार से सिचुएशन काफी फार बेटर है और एक तरह से मॉनसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। दिल्ली वासियों की परेशानी के समाधान के लिए उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों के साथ दिल्ली में गंभीर जलभराव, गंदे पानी के अतिप्रवाह से उत्पन्न स्थिति के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक के दौरान ये बात सामने आई कि गाद निकालने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और बाढ़ नियंत्रण आदेश भी जारी नहीं किया गया है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। उपराज्यपाल की आपातकालीन बैठक और उसके निष्कर्ष से दिल्ली की मेयर के दावे खोखले साबित हुए हैं। जल जमाव के इस मामले पर बीजेपी सांसद राम सिंह बिधूड़ी दिल्ली सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, मेरी दिल्ली में सरकार आएगी, मैं 24 घंटे दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर उपलब्ध कराऊंगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई और अब आरोप प्रत्यारोप करना उसमें कोई किसी तरह का दमखम नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को अब अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। थोड़ी सी बरसात हुई है, दिल्ली डूब गई है। दिल्ली से भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह नेगी ने सांकेतिक विरोध के रूप में विनोद नगर के पास हाईवे पर नाव भी चलाई। ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह गई। दिल्ली में मॉनसून की ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर अब ये हाल है तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आगे दिल्ली वासियों को न जाने किस परिस्थिति से रूबरू होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमरेंद्र, निशांत, उर्मिलेश और शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आम आदमी पार्टी के खोखले दावे, पानी पानी हुई दिल्ली। और दिल्ली की एक और खबर आपको बताते हैं, क्योंकि आज आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर
एक हादसा ये हो गया कि जो उसका बाहरी शेड था वो ही गिर गया, जिसके चलते 8 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की तो मौत भी हो गई। हालांकि दिल्ली में जो रात भर भारी बारिश हुई उसे ही इसका कारण बताया जा रहा है, लेकिन सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। लेकिन साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह पुरानी इमारत थी और 2009 में इसका निर्माण हुआ था। दिल्ली में बुधवार रात हुई भारी बारिश घरेलू हवाई यात्रा पर जाने वालों के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गई। परेशानी तब बढ़ी जब आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन इस घटना से अफरा तफरी मच गई। टर्मिनल 1 से विमानों का परिचालन अगले नोटिस तक स्थगित कर दिया गया। उड़ानों के सुचारू संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उड़ानें टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर डाइवर्ट की गईं। राहत और बचाव कार्य के लिए और घटना की जांच के लिए एनडीआरएफ के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम, सीएफएल और दिल्ली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू केंजरापू ने दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 का दौरा किया। सरकार द्वारा मृतक को 20 लाख रुपए और घायलों को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि जांच शुरू हो गई है और इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुबह सुबह जैसे ही पता चला तो हम एयरपोर्ट पहुंचे और पूरा रिव्यू हमारी तरफ से अपने डिपार्टमेंट के साथ उधर जाके किया। तो एक का देहांत हुआ इस इंसिडेंट में, तो और 4 लोग करीब इंजर्ड हैं, तो उन सबको कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। और जो पैसेंजर्स इसके लिए जो असुविधा होगी उनके लिए दूसरे तरह की अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि उनके लिए फुल रिफंड चाहे तो फुल रिफंड होगा। तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके आकर इसके ऊपर पूरी तरह से अच्छी तरह जांच कराएंगे। फेक न्यूज़ एक फैलाया जा रहा है कि ये 3 महीने पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है। जो प्रधानमंत्री जी का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो बिल्डिंग अलग है, ये बिल्डिंग वो नहीं है। ये इसका बिल्डिंग ये 2009 में इसका उद्घाटन हुआ था, ये दूसरा बिल्डिंग है। घटना को लेकर विपक्ष ने हमलावर होते हुए कहा कि इस इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा इसी वर्ष किया गया था, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि ये पुरानी इमारत थी जिसका निर्माण 2009 में हुआ था। बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इस पर जांच बिठानी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि अभी हाल में एयरपोर्ट बने हैं, इनके उद्घाटन हुए हैं और अगर पहली बारिश में हाल है तो इसका मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण कार्य है बहुत घटिया दर्जे का है। इसलिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व उनको सख्त दंड देना चाहिए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मद्देनजर सरकार भी सक्रिय हो गई है। एयरलाइनों पर नजर रखी जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को कहा है कि वो दिल्ली से आने जाने वाले हवाई किराए में किसी भी तरह की असामान्य वृद्धि न करें। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए घटना के कारण उड़ानों को रद्द करना और पुनर्निर्धारण बिना किसी दंडात्मक शुल्क के किया जा सकता है। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज नाइट। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और मौसम की बात को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। इसके चलते क्षेत्र के मलियाना में सड़क के किनारे खड़ी 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं।
शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 72 घंटों में बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में 1-2 स्थानों पर गरज और बिजली के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। मेरा सभी हिमाचल की जनता से ये अनुरोध है कि जब बरसात का मौसम शुरू होगा तो नदी नालों के किनारे नहीं जाना है, क्योंकि कहीं भी अचानक नदी और नालों में एकदम पानी बादल फटने से बढ़ जाता है और अंदाज़ा भी नहीं होता और वो नुकसान जीवन को कर जाती है। तो हम इस बारे में हमने एहतियात बरतने की मैं जनता से अपील करता हूँ और हमारे जो डिजास्टर एरिया है उसकी एक मीटिंग हो चुकी है। सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा में वृंदावन में भारी बारिश के बाद कलेक्ट्रेट जाने वाली सड़क पर जल भराव के कारण लोगों को बहुत ही परेशानी हुई है और गुजरात के भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। राज्य के 107 तालुका में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसके चलते एनडीआरएफ की टीम अमरेली पहुंची है। बोटाद लगातार भारी बारिश के बाद तुलसीनगर इलाके में पानी भर गया। राजस्थान के उदयपुर शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। मुंबई के मरीन ड्राइव में भी बादल झमाझम बरसे। उधर असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम के अलग अलग स्थानों पर लगातार बारिश हो रही है। आईएमडी ने असम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं भारी बारिश के कारण कामरूप और डिब्रूगढ़ में बाढ़ आ गई है। डिब्रूगढ़ शहर में सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। आइए अब अर्थ जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस और बिजली क्षेत्र के उत्पादन में अच्छी वृद्धि होने से मई के महीने में देश के 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में 6.3% बढ़ोतरी दर्ज की गई। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। इन प्रमुख ढांचागत क्षेत्रों की वृद्धि दर मई 2023 में 5.2% थी। इन क्षेत्रों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट को अस्वीकार किया और इस रिपोर्ट में भारत के सामाजिक ताने बाने की समझ का अभाव है, इस बात को सामने रखा। By the US State Department of its report on international religious freedom for 2023. As in the past, the report is deeply biased, lacks understanding of India's social fabric, and is visibly driven by vote bank considerations and a prescriptive outlook. We therefore reject it. The exercise itself is a mix of imputations, misrepresentations, selective usage of facts, reliance on biased sources, and a one-sided projection of issues. This extends even to the depiction of our constitutional provisions and duly enacted laws of India. और यहाँ वक्त चला एक ब्रेक का, देखते रहें न्यूज़ नाइट। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी,
सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। तमिलनाडु सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाली बसों के प्रदेश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल अन्य राज्यों में पंजीकृत अखिल भारतीय पर्यटक परमिट की आड़ में बसों में यात्री सफर करते थे। तमिलनाडु मोटर वाहन विभाग ने यात्रियों के साथ तमिलनाडु से होकर यात्रा करने वाले अन्य राज्यों में पंजीकृत निजी बसों के खिलाफ जांच कड़ी कर दी है। केरल के परिवहन मंत्री केबी गणेश कुमार ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को टैक्स के नाम पर केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को जब्त करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर KSRTC की बसें जब्त की गईं, तो तमिलनाडु की बसें भी जब्त की जाएंगी और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सबरीमाला में दर्शन करने वाले अधिकतर भक्त तमिलनाडु से आते हैं। जहाँ पूरा देश एक टैक्स की बात कर रहा है, वहीं तमिलनाडु सरकार का ये कदम अचरज में डालने वाला है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF ने धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता से जुड़े खतरों को कम करने, नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने तथा जनधन आधार को लागू करने के भारत के प्रयासों की सराहना की है। FATF ने भारत की परस्पर मूल्यांकन रिपोर्ट में देश को नियमित निरंतरता वर्ग में रखा है। ये रिपोर्ट सिंगापुर में 26 से 28 जून को हुए कार्यबल के पूर्ण सत्र में स्वीकृत की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत के अलावा केवल 4 अन्य G20 देशों को ही इस विशिष्ट वर्ग में रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि FATF की रिपोर्ट में भारत की समग्र स्थिरता और वित्तीय प्रणाली में ईमानदारी को दर्शाया गया है और इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। और न्यूज नाइट में आइए अब रुख कर लेते हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का। आपको हम छोड़े जा रहे हैं इन खबरों के साथ, तो आप देख रहे हैं खबरें फटाफट अंदाज में और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश के डिप्टी NSA विक्रम मिस्री को देश का नया विदेश सचिव बनाया गया है। उनकी नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मिस्री 15 जुलाई को कार्यभार संभालेंगे। केंद्रीय शिपिंग और पोर्ट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। सोनोवाल ने ओम बिरला को पुनः लोकसभा अध्यक्ष बनने की बधाई दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी ओडिशा दौरे पर हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी, उप मुख्यमंत्री केवी सिंह और प्रवती परिदा ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं, किसानों और आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने बंगाल के कूच बिहार में हुई अमानवीय घटना की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया। आपको बता दें कि क्षेत्र में भाजपा का समर्थन करने पर मुस्लिम महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई थी। हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने कल शाम गंभीर रूप से बीमार 4 लोगों को लक्षद्वीप से कोच्चि पहुंचाया। इनमें 2 शिशु और 2 महिलाएं हैं। नौसेना और तटरक्षक बल के 2 विमानों को इन रोगियों को अगत्ती से कोच्चि लाने के लिए भेजा गया था। इन रोगियों को चिकित्सा उपचार के लिए कोच्चि के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय को एक बांग्लादेशी निवासी से जुड़े मामले की जांच करने का आदेश दिया है। इस नागरिक का भारतीय वीजा समाप्त हो चुका है और वो यहां से अपना कारोबार चला रहा है।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच। MDH, गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।